नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। खरगोन में पीएम मोदी की सभा को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। खरगोन में पीएम करेंगे सभा को संबोधित। जल प्रयाग योजना का करेंगे वर्चुअली लोकार्पण। रायपुर साधराम हत्याकांड की होगी एनआईए जांच। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की बड़ी घोषणा। साधराम के परिजनों ने सीएम साय से की भेंट। सुकमा में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत कार्यक्रम। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को कराया साक्षण भ्रमण। बच्चों को साइंस और मैथ के प्रति किया जागरूक। कोंडागांव में जवानों को दी गई फास्ट एड की जानकारी। आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए किया गया सशक्त। जवान चिकित्सा सुविधा से होंगे पारंगत। सीहोर में बेमौसम बारिश से होने से किसान परेशान। बारिश की वजह से किसानों की फसल बर्बाद। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर जिले के बेलतरा क्षेत्र के 12 गांव की खेती किसानी अब बिल्कुल बदल जाएगी। जी हां, किसानों में बता दें कि सिंचाई लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से की जाएगी और इस सिस्टम से खारंग जलाशय से 2500 एकड़ में सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के पहले बजट में बेलतरा क्षेत्र के खारंग जलाशय के नजदीक के 12 गांव को लिफ्ट इरिगेशन योजना के जरिए सिंचाई का पानी देने के लिए किए गए बजट प्रावधान से इन ग्रामीणों में वर्षों पुरानी अपनी मांग के पूरा होने का विश्वास जगा है और इन उत्साहित ग्रामीणों ने राजधानी रायपुर में विधानसभा पहुंचकर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला के नेतृत्व में मुख्यमंत्री साय से मुलाकात की और बजट प्रावधान करने के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से विधानसभा परिसर में सॉफ्टबॉल खिलाड़ी साकेत बंजारे और चंद्रहास यादव ने मुलाकात की और साकेत ने पटना बिहार में जूनियर आयोजित सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता के बालक वर्ग में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया गया और प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के टीम उप विजेता रही और मुख्यमंत्री साय ने साकेत बंजारे और चंद्रहास यादव का हौसला अफजाई करते हुए बेहतर प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आपके टीम के अच्छे प्रदर्शन ने छत्तीसगढ़ का भी मान बढ़ाया है और इससे बाकी खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी और साथ ही सीएम ने उन्हें आगे की स्पर्धाओं में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी दी। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से विधानसभा परिसर में सॉफ्टबॉल खिलाड़ी साकेत बंजारे और चंद्रहास यादव ने मुलाकात की और साकेत ने पटना बिहार में आयोजित जूनियर सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता के बालक वर्ग में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया और इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम उप विजेता रही। मुख्यमंत्री साय ने साकेत बंजारे और चंद्रहास यादव का हौसला अफजाई करते हुए बेहतर प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आपके टीम के अच्छे प्रदर्शन ने छत्तीसगढ़ का भी मान बढ़ाया है और इससे बाकी खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी और साथ ही सीएम ने उन्हें आगे की स्पर्धाओं में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। खबर रायपुर से है, जहां साधराम हत्याकांड की एनआईए जांच को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की और बता दें कि ये निर्णय एचएम और सीएम ने मैराथन बैठक के बाद लिया और वहीं इस निर्णय के बाद साधराम के परिजनों ने सीएम साय से मुलाकात की और वहीं सीएम साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सारे परिजनों से हत्याकांड को लेकर विस्तृत चर्चा की और साथ ही कहा कि झीरम के बाद छत्तीसगढ़ में ये दूसरा मामला है जिसकी एनआईए जांच कराई जाएगी। पिछले दिनों साधराम यादव की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई और उससे कोई दुश्मनी नहीं था, फिर भी लोगों ने बिल्कुल निर्दयतापूर्वक
गला रेत कर उसकी हत्या कर दिए और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और आज उनके परिजन, उनके तीनों भाई, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर न्याय मांगने के लिए हम लोगों के पास आए हैं। वैसे दोषीदार सब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जिस निर्दयता के साथ हत्या हुई है सादराम यादव की, उसको देखते हुए परिजनों का मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो और कड़ी से कड़ी सज़ा दोषीदार लोगों को मिले। तो आज मुख्यमंत्री के नाते हम परिजन को, और हमारे गृह मंत्री भी स्वयं, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र की ये घटना है, आज धर्मलाल जी भी यहाँ पर समक्ष में हैं, तो हम इस जांच को एनआईए को सौंपेंगे ताकि मतलब सूक्ष्म इसकी जांच हो, और अगर इसमें और भी किसी तरह का कोई बात हो तो भी सामने में आए, क्योंकि कोई दुश्मनी रहता है तो इस तरह की कोई घटना होती है। 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश की अवधारणा के तहत लाल परेड ग्राउंड में भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में 16,961 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसमें खरगोन के 93 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित खरगोन जल प्रदाय योजना का लोकार्पण भी शामिल है और खरगोन जिले का मुख्य कार्यक्रम कृषि उपज मंडी बेस्टान रोड पर खरगोन में 29 फरवरी को दोपहर 3:30 बजे आयोजित होगा और इसी के तहत जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों और नगरीय निकायों में भी कार्यक्रम आयोजित होगा। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश की अवधारणा को लेकर प्रदेश के अनेक विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण के साथ राज्य में साइबर तहसील का शुभारंभ भी किया जाएगा। खरगोन जिले के मुख्य कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर करमवीर शर्मा ने साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख से खास बातचीत की। करीब 1700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीसी के माध्यम से किया जा रहा है। इसको लेकर हमारे साथ में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा जी है, हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, किस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा वर्चुअली पूरे मध्य प्रदेश के विकास कार्यों का विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश स्कीम के अंतर्गत कार्य भूमि पूजन शिलान्यास किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय वर्चुअली लाल परेड ग्राउंड भोपाल से जुड़ेंगे। उसका वर्चुअली यहाँ पर कनेक्शन होगा। खरगोन जिले में भी सभी विधानसभा क्षेत्रों के सभी नगरीय निकायों में ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है, जिसका मुख्य कार्यक्रम खरगोन में यहाँ जो अनाज मंडी है यहाँ हो रहा है और सभी जगहों के जो ग्रामीण विकास विभाग के हैं, नगरीय प्रशासन विभाग के हैं, PWD के हैं, ऐसे विभिन्न विभागों के कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्य यहाँ पर खरगोन जिले में हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से खरगोन की जनता से ये निवेदन है कि वे अपने अपने निकटतम नगरीय क्षेत्रों में जाएं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। माननीय प्रधानमंत्री महोदय वर्चुअली और माननीय मुख्यमंत्री महोदय वर्चुअली इससे जुड़ेंगे और बाकी जनप्रतिनिधिगण अपने अपने क्षेत्रों में जिले में साइबर सेल की भी जानकारी मिल रही है। ये विकास कार्यों के साथ साथ में समस्त जिलों में साइबर तहसीलों का भी शुभारंभ इस कार्यक्रम के साथ सम्मिलित है। तो हमारे यहाँ की भी जितनी भी तहसीलें हैं वो सब भी साइबर तहसील के रूप में अब इसके बाद से, इस कार्यक्रम के बाद से जो है वो कार्य करेगी। एक बड़ी सौगात जो है कल मिलने वाली है। कुल मिला के आप देख सकते हैं करीब 1700 करोड़ रुपए के विकास परियोजना कार्यों का कल शिलान्यास एवं लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीसी के माध्यम से या अनाज मंडी कृषि उपज मंडी बिस्टान रोड पर यहाँ पर कार्यक्रम है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओंकारेश्वर माधांता थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोरगढ़ी कॉलोनी में स्थित NVDA ऑफिस संभाग कार्यालय में लगभग 2 करोड़ 61 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया, जिसका आरोप कार्यालय में कार्यरत बाबू अखिलेश कंप्यूटर ऑपरेटर प्रीतेश पर लग रहा है और जिसकी सूचना मिलते ही मामले की जांच में पुलिस जुट गई है और पुलिस ने छापेमारी कर
मुख्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य 15 आरोपी फरार चल रहे हैं। बता दें कि साल 2018 से 2023 के बीच 48 कर्मचारी के खाते से भविष्य निधि पेंशन अवकाश की राशि का गबन का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जीपीएफ की राशि कर्मचारियों के खातों से निकाली थी, जिसके मुख्य आरोपी थे अखिलेश मंडलोई और प्रीतेश राठौड़। ये दोनों सनावत के रहने वाले थे। घटना के बाद से लगातार फरार थे। इसमें इनके परिजन और मित्रों के भी आरोपी हैं। इसमें कुल 17 आरोपी। अभी हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनसे उस पैसे से दोनों ने कारें खरीदी हैं, उन कारों को भी जब्त किया है। कुछ पूछताछ में आया है कि दोनों ने प्लाट्स अपने माता पिता के नाम पे, एक ने अपने स्वयं के नाम पे खरीदा है। उस संपत्ति की भी हम जांच कर रहे हैं। सुकमा में 28 फरवरी को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत प्रारंभिक स्तर छात्रों को सेक्शन भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कलेक्टर हरीश एस के कुशल मार्गदर्शन में साइंस और मैथ क्लब के चयनित बच्चों को जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर भ्रमण के लिए रवाना किया। भ्रमण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को साइंस और मैथ के प्रति जागरूक करना और इन विषयों में अभिरुचि बढ़ाना है। भ्रमण के दौरान बच्चों को मेडिकल कॉलेज के विभिन्न सेक्शन जैसे बायोमेट्रिक विभाग, बायोटेक्निकल, अत्याधुनिक उपकरण से लैस प्रयोगशाला से अवगत कराया गया और इस दौरान बच्चे डॉक्टर से कुछ सवाल भी किए और साथ ही नीट एग्जाम को लेकर जाना कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। इन दिनों कोंडागांव जिला पुलिस और बस्तर फाइटर के जवानों को पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार के निर्देश पर फास्ट एड की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जवानों को सीपीआर समेत आपात स्थिति में चिकित्सा व्यवस्था कैसे दी जाए, इसके बारे में सिखाया जा रहा है ताकि सड़क हादसे समेत नक्सल ऑपरेशन में जवान चिकित्साई सुविधा से पारंगत हो। और ये कार्यक्रम केवल सड़क हादसे में ही कारागार साबित नहीं होगा, बल्कि जिले के नक्सल ऑपरेशन के दौरान होने वाले कैजुअल्टी में भी काफी फायदेमंद साबित होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा पुलिस ने जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुंडा बदमाशों की हाजिरी चेक की और किसी भी अनैतिक गतिविधियों में शामिल होना पाए जाने पर सख्त वैधानिक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी और साथ ही कई निगरानी और बदमाशों के मृत होने, उम्र दराज होने और कई वर्षों से आपराधिक गतिविधियों से दूर रहकर सामान्य जीवन बिताने वाले अद्यतन सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। भिंड जिला अस्पताल से एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसकी मां ने उस सांप को मारकर एक बोतल में रखकर जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में पहुंच गई, जहां उसके बेटे का इलाज चल रहा था। इसे देख अस्पताल में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार फूप थाना क्षेत्र के रानी बिरंगवा गांव निवासी मुकेश नामक युवक के घर का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें काम करने के दौरान सांप ने काट लिया। फिलहाल युवक को आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो सांप को आपने मारा है और अकेले आपने मारा है कि कोई और भी था? तो आपको डर नहीं लगा सांप को मार? अरे वो छोटा सा तो ऐसे उल्टा डर होता, हमने कि देखे मारा तो जिंदा, हमें सीधा करा तो जिंदा दिखाना तो डंडा लाए थे ऐसे कुछ। सांप ने काटा, उसके बाद तो हमने उसको पकड़ के फेंक दिया। उसके बाद तो हमको कब काटा वो नहीं हमको मालूम, अरे ईंटे में निकला है, हमने पकड़ के फेंका है। जब काटा है कि ईंटे में काटा वो नहीं मालूम। इससे पहले भी आपके घर में घटना हो चुकी सांप के काटने के द्वारा? काटने की वो तो हमारी औरत, हमारी बच्ची और हमारा बच्चा और जमीन पर सो रहे थे, सोते टाइम रात को 1:30 बजे काटा है
और उसका टाइम है शायद 9वां महीना 24 तारीख की बात है। पिछले साल। हाँ। तो क्या कुछ बात है जो बार बार साहब के द्वारा आपके ऊपर ये तो परमात्मा बताएगा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों का फसल बर्बाद हो गई और जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीर देखी जा रही है। बता दें कि खराब हुई गेहूं, चना, मसूर के फसलों का सर्वे कराने की मांग और राहत राशि, बीमा राशि दिलाने को लेकर बुधवार को किसान श्यामपुर के तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों ने मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तहसीलदार को बताया कि प्रकृति आपदा से किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। किसानों का कहना है कि बीमा कंपनी का एक ही टोल फ्री नंबर है जिस पर सभी किसानों को 72 घंटे में शिकायत दर्ज करवाना संभव नहीं है। शिकायत करने का समय भी सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का होता है, जिसको लेकर किसानों ने शासन प्रशासन से सार्वजनिक रूप से बीमा कंपनी में शिकायत दर्ज करवाने की मांग की है। नारायणपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लोकतंत्र और प्रजातंत्र पर आधारित मतदाता जागरूकता विषय पर प्रतिभागियों ने भाषण दिया और साथ ही लोकतंत्र और प्रजातंत्र को लेकर अपना विचार व्यक्त किया। इस दौरान मतदाताओं को जागरूक रहने और मतदान को 100% बढ़ाने के लिए अपना योगदान देने को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दूधावत के निर्देश पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिले के 715 विद्यार्थियों को एक्सपोजर विजिट कराया गया। इसमें 350 माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी शामिल हुए। विद्यार्थियों को सेंट्रल लाइब्रेरी कोंडागांव, ITI कोंडागांव रोजगार कार्यालय और अटल ट्रेकिंग लैब दहीकोंगा का भ्रमण कराया गया। पखांजूर में पूर्व वन परिक्षेत्र बांदे में शाख कर्तन कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं वन विभाग में शासन की तरफ से निर्धारित समय में तेंदुपत्ता का शाख कर्तन के बारे में जानकारी दी गई। शासन की इस योजना में महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य रूप से शाख कर्तन या बूटा कटाई के बारे में जानकारी दी गई और तेंदुपत्ता तोड़ाई के महत्व को होने वाले लाभों पर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान जनप्रतिनिधियों, पोषक अधिकारियों, फड मुशियों और फड अभिरक्षु समितियों के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो सभी को विदित है कि प्रतिवर्ष जो है तेंदुपत्ता संग्रहण जो है शुरू होने के पहले शाख कर्तन का कार्यशाला जो है किया जाता है। इसी कड़ी में जो है आज पश्चिम परलकोट क्षेत्र में जो है जहाँ पर 2 रेंज है, पूर्व परलकोट और पश्चिम परलकोट, यहाँ पर तेंदुपत्ता शाख कर्तन का कार्यशाला आयोजित किया गया है। इस कार्यशाला में जो है प्राथमिक अनुपस्थ सहकारी समितियों के जो है अध्यक्ष, प्रबंधक, पोषक अधिकारी, समस्त फड़ अभिरक्षक, फड़ मुंशी एवं इस क्षेत्र के संग्राहक हैं यहाँ उपस्थित हुए। इन सभी को जो है तेंदुपत्ता शाख कर्तन कैसे किया जाता है और कब से शुरू की जानी है, इस संबंध में जो है इनको विस्तृत जो है यहाँ उपस्थित जिला यूनियन के समस्त संचालक मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित हुए थे। कार्यशाला में जानकारी दिया गया कि हर साल की भांति इस साल भी तेंदुपत्ता शाख कर्तन किया जाना है हर समितियों में और अधिक से अधिक क्षेत्रों में किया जाना है। कोई भी क्षेत्र को नहीं छोड़ना है। जंगल में आग नहीं लगाना है। जंगल में जो आग लगाएगा उसको उचित दंड दिया जाएगा। जंगल में आग लगाने से तेंदुपत्ता बढ़ोतरी नहीं होता, जबकि जंगल में छोटे छोटे जीव जंतु है, छोटे जड़ी बूटी है, छोटे छोटे पेड़ पौधे है, वो एक साथ जंगल जल के नष्ट हो जाते हैं। जो समिति द्वारा जो जानकारी दिया गया है, इसको शिक्षण रखा गया है। इसमें तो पहले हमारे ये जो हितग्राही का जो पहले 4000 रुपया था, अभी 5,500 रुपया दिया जाएगा। इसके लिए प्रथम जानकारी दिया गया और इसके लिए हितग्राही को बहुत लाभ होगा।
और हम लोग को भी सीखने को मिला है। हम भी कुछ उद्योग किया हूँ और आगे जाके हम लोग भी बताऊँगा। सरायपाली में भी वन परिक्षेत्र कार्यालय परिसर में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें निर्धारित समय में तेंदुपत्ता का शाख कर्तन के बारे में जानकारी दी गई। शासन की इस योजना में मुख्य रूप से शाख कर्तन, बूटा कटाई और मार्च महीने में होली के बाद जंगलों में लगने वाली आग से जंगल को कैसे बचाया जाए और जंगलों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में विशेष रूप से लघु वनोपज संघ के जिला अध्यक्ष, उप प्रबंधक संचालक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आज जो शाख कर्तन कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई है, ये तेंदुपत्ता के शाख कर्तन के लिए है। अच्छा तेंदुपत्ता तभी आएगा जब हम शाख कर्तन, बूटा कटाई, छुपाई करते हैं। बसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ ही पौधे, नए पौधे कोमल और मुलायम पत्ते आएँ, इसके लिए हम तैयारी करते हैं। अच्छा कटाई हो, छुपाई हो तो पत्ते भी अच्छे आते हैं। सर, देखा जाता है कि इस सीजन में जो है जंगलों में आग लगने के बहुत ज़्यादा मामले आते हैं, उसको लेकर किस तरह की योजनाएं हैं? आग का मामला जब आता है, महुआ जब बीनने जाते हैं लोग, ये आता है लगभग होली के आसपास 1 महीने बाद। उस समय लोग जो महुआ बीनने जाते हैं तो महुआ पेड़ के नीचे के आसपास जब आग नहीं करते हैं, उसके वजह से आसपास तेंदुपत्ता फैल जाता है। तो हमारा ये प्रयास रहता है, शासकीय अमला, पोषक अधिकारी, रेंजर हैं और जो होते हैं डिप्टी रेंजर्स हैं, हमारे बीट गार्ड हैं, ये उसके लिए सतत तैनात रहते हैं। और ये काम तो जन चेतना से ही किया जा सकता है। हमारा चूँकि विभाग हम सहकारी संस्था है, तो जनता और जनप्रतिनिधि और सबके सहयोग से ही संभव हो पाएगा। ये शाख कर्तन तेंदुपत्ता को संग्रहण करने की पूर्व जो तैयारी करते हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए, जानकारी देने के लिए और इसकी बारीकियों को समझाने के लिए कार्यशाला के आयोजन करते हैं। इसमें हमारे प्राथमिक समिति के सारे प्रबंधक, हड़मुंशी, हमारे पोषक अधिकारी और जन हमारे ये हैं, उनको हम इसमें आमंत्रित करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसके वहाँ समझा सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय थल सेवा में भर्ती के लिए अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया पिछले दिनों शुरू की गई और इसके लिए विज्ञापन भी जारी किए गए थे। बता दें कि इसमें धमतरी से 15 अभ्यर्थियों का चयन अग्निवीर जवान के रूप में हुआ और उक्त जवान थल सेना, जल सेवा और वायु सेवा में भविष्य में अपनी सेवाएं देंगे। ये सारे युवा धमतरी के फ्रीडम फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर के छात्र हैं, जहां पूर्व फौजी LK साहू ने कड़ी मेहनत करके इन अभ्यर्थियों को निखारा है और इस चयन से प्रशिक्षक LK साहू समेत चयनित युवाओं में भारी उत्साह है। मैं पिछले 2 साल से फ्रीडम फिजिकल ट्रेनिंग में ट्रेनिंग करा था और अग्निवीर के रिजल्ट आए के बाद मोर सिलेक्शन हो गए है और मैं बाकी भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि वह अग्निवीर वह अपन दिलचस्पी दिखाए और मेहनत करे। और मैं हाँ हमारे संचालक फ्रीडम के संचालक LK सर के बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमारा ट्रेनिंग देते। रायसेन में बीते दिनों शहर के आसपास के गांव में बाघ को देखा जा रहा है और इसी कड़ी में लगातार दूसरी बार बाघ को शहर में देखा गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं आपको बता दें कि लगभग 2.5 साल के एक नर बाघ को रॉयल गार्डन के CCTV कैमरे में देखा गया। स्थानीय लोगों के सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने बाघ की खोजबीन शुरू कर दी। डॉग स्क्वाड को बुलाकर बाघ की खोज की जा रही है। वहीं लोगों से अलर्ट रहने की भी अपील की गई। देखा यहाँ से एक बाघ चला हुआ आ रहा था। हम वहाँ पर बैठे हुए थे अपने कमरे के पास में, वहाँ पर बहुत तेज आवाज आ रही थी और वो एकदम निकल गया देखते हुए, फुर्ती में था वो। और फिर उसके बाद थोड़ा उजेला टाइप का था, मतलब सुबह 6-7 बजे करीब होगा, टाइम तो नहीं देख पाए सही से। और फिर उसके बाद हम लोग अंदर चले गए, फिर दिखा ही नहीं। फिर हम ये टीवी ले हमारे पास में ही, इसके पास आए हाथ वगैरह पानी वगैरह भरने के लिए, तो यहाँ पर देखो पेड़ उछले हुए थे। फिर हमने टीम को खबर दी कि यहाँ पर कुछ निकला हुआ बड़ा सा बाघ टाइप का। एक सूचना मिली कि एक रॉयल गार्डन के CCTV कैमरा में बाघ को देखा गया है। तत्काल हम सब वहाँ पे पहुँचे और कैमरे से और पगमार्क से आइडेंटिफाई हो गया कि ये बाघ ही है। जो बाघ को देख के लग रहा है कि ये 2 से 2.5 साल का एक नर बाघ है और इसका
पिछले कई दिनों से मूवमेंट ट्रेस भी किया जा रहा था वन विभाग के द्वारा। जो लगा हुआ जंगल है शहर से, उसमें इसका मूवमेंट करीब पिछले 10 दिन से रह रहा था। और जैसा लग रहा है कि क्योंकि 2-2.5 साल का है, 2 साल बाद बाघ जनरली अपनी माँ से 1.5-2 साल बाद अलग होते हैं और फिर वो नई टेरिटरी की तलाश में घूमते हैं। उसी तरह का ये केस लग रहा है, लेकिन फिर भी हम मुस्तैदी से पूरी तरह इसको ट्रेस कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, किसी को नुकसान ना हो, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और साथ में लेकिन रहवासी इलाके में क्योंकि इस आसपास इसका मूवमेंट है, तो मेरा सभी नगरवासियों से निवेदन है कि कोई भी शाम को 5 बजे के बाद और सुबह 8 बजे तक काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बच्चों को अकेले बाहर न निकलने दें और कोई भी अकेला ना निकले, ग्रुप में रहें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।